Namaskar, my name is Vinay Kumar, and I again welcome you all in my next session of Constitutional Development in India. And we have discussed two topics earlier. Uh, Basically, topic was same, but we discussed the whole thing into two parts. In session one, we discussed about the Indian Government Act 1858, and in part two, we discussed the remaining things. Yani ki, I would say the rest of the things have been discussed in part two. So this way, we completed the act. I would say that Indian Government Act 1858. In today's session, I've got a very important topic, very interesting topic, very informative discussion. It's going to be, I would say the name of the topic is Indian Council Act 1861. सो 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था वो क्या था इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और स्टूडेंट्स अगेन आई वुड से दैट टॉपिक इज वेरी मच इम्पोर्टेंट बिकॉज यू नो many questions I would say that it doesn't matter objective questions MCQs based questions or long questions always are asked from this topic particularly so एक चीज मैं यहाँ पे फिर से कहना चाहूंगा आई अगेन वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि प्लीज 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 नेवर फॉरगेट दोज थिंग्स विच हैव बीन डिस्कस्ड बाय अस इन प्रीवियस सेशंस लाइक अगर मैं बोलूं 1861 का एक्ट क्या है या इंडियन काउंसिल एक्ट क्या है तो बच्चों सबसे पहली बात आपको 1858 का एक्ट पता होना चाहिए 1858 से पहले जो 1857 की जो रिवोल्ट थी जो क्रांति थी आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानकारी होनी चाहिए तो ये किस तरह से कड़ी से कड़ी हम जोड़ते चले आ रहे हैं और टॉपिक को बड़ा सिंपल बना रहे हैं तात्पर्य कहने का ये है कि अगर हम कोई भी नया टॉपिक लेकर आते हैं तो आई ऑलवेज ट्राई टू ब्रिज द गैप बिटवीन आई वुड से योर प्रीवियस नॉलेज एंड दी करंट नॉलेज और दिस आल्सो बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स अगर आपके पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान से नहीं जोड़ा जाएगा तो द थिंग्स विल बिकम वेरी मच मेसी एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट और टॉपिक इजीली नाउ एक चीज मैं कहना चाहूंगा आपसे प्लीज कीप इन योर माइंड कि वेन एवर I request you to please make the note of those things which you think that might be helpful in your exams. So please, please, please keep making notes, keep paying attention to my words. So please allow me to start today's session. Please allow me to start today's lecture, which is about Indian Council Act 1861. Okay. तो ये जो एक्ट आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आप ये तो बात आपको बता चुका हमें कि 1858 का जो एक्ट था या इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 था उसके बाद में ये आया या इट वाज द एक्सटेंडेड काइंड ऑफ पोर्शन ऑफ आई वुड से दैट इंडियन सॉरी 1858 एक्ट अब देखिए थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे अब जो 1858 का जो एक्ट था गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858 एक्ट था वो क्यों आया था क्योंकि कुछ ऐसी कमियां कुछ लूप होल्स उनको रियलाइज हुए ब्रिटिश शासकों क्योंकि हाँ भाई कुछ कमियां रह गई कुछ अच्छे से जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं हो पाई या ब्रिटिश क्राउन तक नहीं पहुंच पाई कुछ करप्शन भी इन्वॉल्व हो गया था कंपनी में ठीक है चीजें थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी तो उन्होंने सोचा कि उन कमियों को दूर करा जाए और सबसे बड़ी बात जैसे कि मैंने बताया भी कि जो 18 क्रांति या 1857 का जो रिवोल्ट था उन्होंने कहीं ना कहीं ब्रिटिश की जड़ को हिला दिया था तो फिर वो एक 1858 का एक्ट लेकर आए और उन्होंने बहुत सारे प्रोविजंस लेकर आए बहुत सारे चेंजेस किए उन्होंने उन्होंने एक स्टेट सेक्रेटरी के जो कह लूंगा पोस्ट को जनरेट किया और उसकी हेल्प के लिए 15 मेंबर या 15 काउंसिल मेंबर को स्टैब्लिश किया ठीक है साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीजें सोची कि अब ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे खासतौर पे जो रिलीजियस मैटर्स पे इंटरफेयर नहीं करेंगे ठीक है और जो आर्मी में है इंडियन पोस्ट है ब्रिटिश कंपनीज वगैरह में वो तो पहले ही खैर समाप्त हो चुकी थी आपको मैं फिर बताऊं जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो तो पहले ही उन्होंने उसको अबॉलिश कर दिया था लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट बहुत सारी पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर क्रिएट करी गई थी ताकि चीजों को व्यवस्थित और सुचारू रूप से एग्जीक्यूट किया जा सके तो उन पोस्टों पर अब ये बोला गया जैसे कि उनकी जो खुद की सेना थी ब्रिटिश जो आर्मी थी उसमें भी और जो अन्य जो अच्छी पोस्ट थी वैकेंसीज जो क्रिएट होती थी कि उसमें अब वो इंडियन जो लोग हैं या भारतीय लोग भी उसमें उसको उसमें अपेयर हो सकेंगे वो अब उसके लिए वो अप्लाई कर सकेंगे और सिविल सर्विस एग्जाम्स का भी प्रोविजन वगैरह था ये सब चीजें थी कि हमने 1858 के एक्ट में
तो बहुत ज्यादा सुधार किया उन्होंने, और ताकि ये आई वुड से दैट इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो 1857 की जो क्रांति है, उसको दोबारा से फेस ना करना पड़े, और चीजें डेटीरोट ना हो, बद से बदतर ना हो, चीजें व्यवस्थित रहे, और पावर सत्ता जो केंद्रीकरण किया गया था, सेंट्रलाइज्ड, आई वुड से दैट सेंट्रलाइज्ड पावर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि चीजें जो है सीधी ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में पहुंच गई थी। और कुछ एक चीजें आपको पता ही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जो इंडियन गवर्नर जनरल है, या गवर्नर जनरल की पोस्ट को वायसराय नाम दिया गया, जो कि सीधा सीधा रिपोर्ट करता था, जिसकी रिपोर्टिंग सीधे डायरेक्टली होती थी ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है। हालांकि फिर ये जो नया ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें भी उन्होंने कुछ मेजर चेंजेस, दे हैव कम विद सम मेजर चेंजेस एज फार एज इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इज कंसर्न। यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं कुल मिलाकर बोलूं कि चीजों को थोड़ा सा अगेन डिसेंट्रलाइज्ड करने की कोशिश करी गई, और थोड़ा सा, इफ आई वुड से दैट लेजिस्लेटिव स्तर की बात मैं बात करूं, जो विभिन्न प्रोविंस थे इंडिया के अंतर्गत, उसमें विधान परिषदों की स्थापना करी गई, उन्हें थोड़ी पावर दी गई लोकल स्तर पर, लोकल गवर्निंग बॉडीज की बात करूं, थोड़ा सा पावर दिया गया, थोड़ी सी उन्हें फ्रीडम दी गई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपने आप को इन्वॉल्व करने में। तो इस तरीके से उनको कहीं ना कहीं लगा कि हाँ भाई, इस चीज की आवश्यकता है और उनको भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। जो भी जो कुछ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस या डिसीजन लिए जाते थे, उसमें भी जो है भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि एक चीजें अच्छी तरीके से व्यवस्थित रूप से, या एक कह लीजिएगा कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पास ऑन हो सके ब्रिटिश क्राउन तक। और अगर मैं जो एक्ट का आपको सार बताऊं, इफ आई वुड से दैट व्हाट एग्जैक्टली द एक्ट इज, तो आप इसको यू कैन डिस्क्राइब द होल एक्ट इन फ्यू लाइंस, व्हिच आई वुड से दैट व्हिच आई विल रीड इट आउट फॉर यू, दैट द एक्ट, और आई वुड से आई एम टॉकिंग अबाउट द 1861 एक्ट, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, कि an act to make a better provision for the constitution of the council of the government journal of India। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बता दूं, जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 नाम से ही पता चल रहा है कि इसके बारे में, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडियन काउंसिल। तो यहाँ पर काउंसिल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, काउंसिल ऑफ द गवर्नर central of, I would say, India, and for the local government of the several presidencies एंड प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, जितनी भी मैंने अभी बात बताई, फिर प्रांतों की हम बात करें, फिर प्रेसिडेंसी की बात करें, उस स्तर पर थोड़ा सा पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, डिसेंट्रलाइज किया गया। एंड फॉर द टेम्पररी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द इवेंट ऑफ अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल। ठीक है, और सीधी सी बात है, मैंने आपको फिर कहा कि एज एट दिस लाइन सेज कि फॉर द टेम्पररी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द इवेंट ऑफ ए वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल। तो सीधी सी बात है, गवर्नर जनरल कौन थे आपको मैं फिर बताऊंगा, इसमें कंफ्यूज होने की कोशिश मत कीजिएगा। कि पहले जो ब्रिटिश शासकों ने ईस्ट इंडिया के अंतर्गत जो एक पोस्ट क्रिएट किया था, जिसमें मैं बोलूं कि वो उसको दे यूज टू कॉल, दे यूज टू नेम दैट पर्सन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लेकिन लेटर लेटर ऑन इट वाज कन्वर्टेड इन द पोस्ट, या कह लीजिएगा जो नाम जो कन्वर्ट किया गया वो वायसराय, यानी कि इंडियन गवर्नर जनरल को फिर उसने वायसराय की संज्ञा दी, या वायसराय के नाम से यू नो इसको जाना। और वायसराय कौन थे? वो रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटिश क्राउन के, ब्रिटिश पार्लियामेंट के, जो कि डायरेक्टली रिपोर्ट किया करते थे क्वीन, या आप कह लीजिएगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को। बीच में कोई मेडिएटर नहीं था, इससे थोड़ी सी चीजें और ट्रांसपेरेंट हो गई थी। और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन की अगर बात करूं, कि एक ऑथेंटिक एंड जेन्युइन इंफॉर्मेशन पास ऑन हुआ करती थी ब्रिटिश क्राउन तक। और ये बहुत जरूरी था, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था, जो 1857 की 1857 की जो रिवोल्ट था, कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासकों को रियलाइज हुआ कि कुछ ऐसे लूप होल्स रहे, कुछ ऐसे मेजर लूप होल्स रहे, या कुछ ऐसी ऑथेंटिक या जेन्युइन या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं हो पाई, उन तक नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण दे हैड टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द 1857 रिवोल्ट। वेल, इसमें अभी दिस वाज ऑल अबाउट द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, एंड आई विल गो थ्रू द रेस्ट ऑफ द, आई वुड से, contents and important, valuable information I'll be sharing with you. Please, again I say that listen to me carefully. So let's move to the next, I would say, topic, sorry, next content। और ये क्वेश्चन कई बार आया, इस क्वेश्चन को प्लीज थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। जो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था, कई बार ये पूछते हैं कि हु इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, हु इंट्रोड्यूस द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861।
सो नाम याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग वाज द पर्सन, ब्रिटिश, यू नो, हु आई वुड से दैट who basically represented या who brought Indian Council Act 1861। और द पर्पस अगर मैं बात करूं, जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, अगर आप पूछें कि इंडियन काउंसिल एक्ट का, तो सीधी सी बात है, प्रोविंस लेवल पर, विभिन्न प्रांतों स्तर पर उन्होंने एक तरह से एक मजबूती प्रदान करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बेसिकली शुरुआत करी कि हाँ भाई, उन्हें थोड़ी सी पावर दी जाए। और बेसिकली लेजिस्लेटिव काउंसिल पर उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान दिया। अगर मैं बात करूं उसके ऑब्जेक्टिव्स की, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट वाज टू क्रिएट अ काउंसिल which is institutionalized, okay, which is institutionalized and include Indians। तो यानी कि अगर मैं बात करूं कि काउंसिल प्रोविंस लेवल पर क्रिएट करना, बेसिकली ताकि जो इंडियंस हैं वो इनके जो ब्रिटिश थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, इनके जो डिसीजन मेकिंग पावर में वो इन्वॉल्व हो सके। तो ये भी एक, आई वुड से दैट मेजर इनका ऑब्जेक्टिव था। आई एम ट्राइंग टू गिव यू एन, आई वुड से दैट जनरल आइडिया अबाउट द एक्ट, और आई वुड से दैट एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। If you are asked, you can add these points. Through this act, the British, planned ऑन सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम इंडियंस। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इस एक्ट के थ्रू जो ब्रिटिश थे, उन्होंने दे वर सीकिंग फॉर सम सपोर्ट फ्रॉम इंडियंस। और इसमें भी उनकी, हालांकि अगर मैं बोलूं कि मंशा थी कि वो ये समझते थे कि जैसे कि वो डिवाइड एंड रूल वाली बात थी, कि अगर वो कुछ इंडियंस को साथ में लेके नहीं चलेंगे, उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं फीलिंग आएगी इंडियन के सामने, उनके दिमाग में, उनके जहन में, कि दे हैव बीन डिस्कार्डेड। और फिर सीधी सी बात है, अगेन इट विल लीड टू रिवोल्ट लाइक 1857। तो ब्रिटिश इस चीज को अच्छे से जानते थे, तो उन्होंने दे हैव स्टार्टेड इन्वॉल्विंग इंडियंस उन अपने डिसीजन मेकिंग पावर्स में, पॉलिसीज मेकिंग में, या सजेशंस वगैरह को उन्होंने थोड़ा सा इन्वॉल्व करना चालू करा, ताकि ऑलरेडी जो लोग इंडियन उनके फेवर में, तो वो तो थे ही, और बाकी लोगों को भी उन्होंने अपने आप को एक अच्छी इमेज क्रिएट करने की कोशिश करी। हालांकि फिर वही चीज कहूंगा, उनकी जो मंशा थी वो वही थी कि वो इंडिया में रूल करें, हम पे शासन करें। और जो भारत देश हमेशा से सोने की चिड़िया कहलाता था, रिसोर्सेज को अवेल करें और यूरोप ले जाएं, फायदा उठाएं उस चीज का। कहीं भी उनकी जो मंशा ये नहीं थी कि किसी भी तरीके की वो हमारे वेलफेयर को सुनिश्चित करना चाहते थे। नो, उन्होंने इस चीज को कभी इंश्योर नहीं किया, और कभी उस चीज को इंडियंस के, आई वुड से इंडियन जो एटमोस्फेयर था उस पर्सपेक्टिव में कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। थ्रू दिस एक्ट, द ब्रिटिश planned on seeking support from Indians, ठीक है, no doubt in that, I've already explained। There were three Indians who were part of the Legislative Council of 1862: the Maharaja of Patiala, the Raja of Banaras, and the finally Sri Dinkar Rao। So these were the three people who were the part of the legislative council, I would say, as I told you। Now the Governor General was the final authority and could dissolve acts and promote or remove rules in situations of emergency without the suggestion of the council। अब जो वायसराय थे, उनको एक थोड़ी सी पावर दी गई कि कुछ प्रमुख सिचुएशन में, कुछ स्पेशल कंडीशंस में वो लॉ को बना सके, कुछ ऐसे एक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर सके। और थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखा गया कि कुछ इमरजेंसी का कुछ ऐसी आती है, तो वो अपने लेवल पे उसको सॉर्ट आउट करे, ताकि फिर वो पाइल अप ना हो। और अगेन आई वुड से कि इट मे नॉट लीड टू द सिचुएशन लाइक 1857 रिवोल्ट। So this act helped restore the legislative powers of Madras and Bombay presidencies। ठीक है, आपको मैंने पहले ही बताया, इनकी पावर कुछ कम हुई थी, इनकी पावर को छीन ली गई थी इंडियन, जब हमने बात की थी इंडियन 58 एक्ट में। और लेकिन अब क्या हुआ, अब इन प्रेसिडेंसी को थोड़ा सा और फ्रीडम दिया गया, और इनको पावर में, डिसीजन मेकिंग पावर में सम्मिलित किया गया। तो इस तरीके से आपने देखा, अभी तक हमने इतनी चर्चा करी है कि भाई इसका एक ओवरव्यू क्या था, व्हाट वाज इट ऑल अबाउट। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। थोड़ा सा अब इसको आगे हम इसके देखेंगे कि बेसिकली ये जो एक्ट था 1861 का, इसके थोड़े कॉन्सिक्वेंसेस की हम थोड़ा बात करेंगे, बिकॉज कॉन्सिक्वेंसेस कभी कभी, जो इंडियन काउंसिल एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस की मैं बात करूं, उसके परिणामों की बात करूं, बहुत ये क्वेश्चंस भी आता है, कई बार पूछा भी गया है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 and 1892 fulfilled the aspiration of the Indians
They were allowed to participate in legislation and important matters like finance, defense, law, and revenue. ठीक है, these two acts were marked as a stepping stone in protecting the rights and interests of Indians. It also strengthened the role of Indians in the administrative system of British India. Despite the drawbacks such as the restricted role of the Legislative Council, the act was a step towards the direction of the betterment of and hence is an important part of the colonial history of India. तो थोड़ा-सा मैं एक चीज़ को यहाँ पर आपको बताऊँ कि बेसिकली वही बात है जो मैंने अभी आपको बड़े सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन किया। जो 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, इसमें कहीं न कहीं उन्होंने थोड़ा-सा रिफॉर्म किया था अपने जो स्ट्रेटेजीज़ थी, जो अपनी पॉलिसीज़ मेकिंग थी, उसमें थोड़ा-सा रिफॉर्म लेकर आए और इसलिए लेकर आए ताकि इंडियंस को कहीं न कहीं ये ना लगे कि हाँ, भई उनको इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है या उनको उनके सजेशंस को या उनको डिसीजन मेकिंग पावर में इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। तो अगर ऐसी फीलिंग आती है तो फिर वही चीज़ होती है कि वो फिर उन पे हावी होते हैं, ब्रिटिश पर हावी होते हैं और अगेन कोई स्ट्रेटेजी को तैयार करना और वो ऐसे रिवोल्ट को जन्म दे सकता है जैसे कि मैंने आपसे अभी बात करी जो 1857 की मुख्य क्रांति थी। ओके, तो इस तरीके से कुल मिलाकर अगर आप इसके सार को समझने की कोशिश करें कि जो 1861 का जो बेसिकली एक जो मेजर एम्फेसिस है, जो एक मेजर जो इसका आई वुड से रोल है, वो यही है कि जो बेसिकली जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है उसको पावरफुल किया जाए, उसको थोड़ी सी पावर, कुछ स्ट्रेंथ दी जाए, उसको स्ट्रांग बनाया जाए, यू नो और इवन इसके साथ ये भी हुआ इस एक्ट के अंतर्गत जो स्टेट सेक्रेटरी थे उनको उनकी उनकी पावर को और बढ़ाई बढ़ाई गई उनकी जो आई वुड से दैट काउंसिल में जितने 15 मेंबर्स थे उसमें थोड़े से मेंबर और ऐड किए गए ताकि उसकी पावर जो है सेक्रेटरी या अ, सचिव जो है राज्य सचिव कह लीजिए या सेक्रेटरी की बात मैं करूं उसकी पावर को थोड़ा सा और यू नो सपोर्ट मिले बूस्ट हो और चीजों को फिर थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से चल सके वो इंडियन सॉरी ब्रिटिश जो क्राउन है उसको उस तक पूरी इंफॉर्मेशन प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट हो पाए और चूंकि ये जो मेडिटेट्स थे या बहुत सारी जो आई वुड से दैट औपचारिकताएं हो गई थी कहीं ना कहीं उससे जो है गैप आया कम्युनिकेशन में और जो ब्रिटिश हैं जो हमारे ब्रिटिश शासक हैं दे हैड टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द आई वुड से 1857 रिवोल्ट। भारत के पूरे राजनीतिक और अगर मैं कहूँ कि संवैधानिक इतिहास में ये जो बेसिकली 1861 का आई वुड से जो अधिनियम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार मैं फिर वही चीज कहूंगा कि एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि ये क्यों आया तो वो मैंने अभी आपको अब तक डिस्कशन में क्लियर कर दिया है। हालांकि इसने भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़कर जो ब्रिटिश थे उन्होंने भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़ा और फिर विभिन्न संस्थाओं छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन की भी शुरुआत करी और बेसिकली सपोर्ट किया करा डिसेंट्रलाइजेशन को या भारत में आप कह सकते हो कि इस एक्ट के द्वारा विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई या डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई यानी कि पावर को सेंट्रलाइज ना करके डिसेंट्रलाइज्ड किया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई और वायसराय को ये अध्यादेश जारी किया गया उनको ये पावर दी गई कि अब आप अपने कुछ प्रांतों में या विधान परिषदों का स्थापना कीजिए। तो इस तरीके से इस अधिनियम में कुछ प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना का भी प्रावधान किया गया और वायसराय को ये पावर दी गई कि कुछ स्पेशल कंडीशंस में सिचुएशन में वो कुछ कानून का निर्माण कर सके ताकि चीजों को वो अपने स्तर पर रिजॉल्व करे कॉन्फ्लिक्ट्स अगर अराइज होते हैं तो रिजॉल्व करे और वो चीजें पाइल अप ना हो और फिर से हमें वो सिचुएशन ना देखनी पड़े तो ये अब कोई क्रांति फिर वो ब्रिटिश शासक के खिलाफ ना करे भारतीय। एक और चीज है कि ये जो एक्ट था 1861 का इसने वायसराय को अपनी विस्तारित परिषद के गैर सरकारी सदस्यों के रूप में कुछ भारतीयों को नामित करने के लिए बाध्य किया। हालांकि मैं फिर कहूंगा इसमें भी चर्चा कर चुका हूँ कि इस अधिनियम के अनुसार 1861 का जो काउंसिल एक्ट था तत्कालीन वायसराय जो लॉर्ड कैनिंग थे लॉर्ड कैनिंग कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि तत्कालीन वायसराय कौन थे नाम याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। तो इन्होंने क्या किया अपनी विधान परिषद में तीन भारतीयों को नॉमिनेट किया बनारस के राजा पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। ठीक है द किंग ऑफ बनारस पटियाला के महाराजा द किंग ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। दीज वर द नेम ऑफ थ्री आई वुड से पीपल थ्री किंग्स ठीक है हु हैव बीन नॉमिनेटेड बाय लॉर्ड कैनिंग इन हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। नाउ एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें जानने के लिए और है जहां तक मैं 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट की बात में करता हूं कि ये जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी आप समझ लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है
और जब बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की बात होती है तो इनकी विधायिका शक्तियां, इनकी लेजिस्लेटिव पावर को पुनः इनको लौटा दी गई। ठीक है, क्योंकि 1773 का या 1773 का आप समझते हो बहुत फेमस एक्ट रहा था। 1773 में या 1773 में एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। उसके अंतर्गत इनकी पावर को क्या किया था, छीन लिया गया था, वापस ले लिया गया था। तो इस प्रकार से उस केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया। हम कहना चाहेंगे कि जो सेंट्रलाइज करने की जो प्रवृत्ति थी, जो टेंडेंसी थी, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की शुरुआत हुई थी, और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। यानी कि विधायकी हस्तांतरण की इस नीति के परिणाम स्वरूप 1937 में प्रांतों को लगभग पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। इसको थोड़ा सरल शब्दों में समझ लीजिएगा कि जो ये रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर रहे हैं, ये उसमें उसके अंतर्गत जो प्रेसिडेंसी थी या मुख्य प्रेसिडेंसी थी, इनकी पावर को कम किया गया था, और डिसेंट्रलाइज्ड, सॉरी, पावर सेंट्रलाइज्ड थी। और इससे क्या हुआ कि इनकी जो शक्ति, कुछ पावर, कुछ डिसीजन मेकिंग पावर में कमी आई है, ह्रास हुआ। बट ये जो 1861 का या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की हम बात कर रहे हैं, तो इस 1861 काउंसिल के अंतर्गत पुनः इनको शक्तियां प्राप्त हुई, और इनके जो इंटरनल मैटर्स थे, अफेयर्स थे, उसमें इनको पूर्णतः स्वायत्तता यानी कि ऑटोनोमस बॉडी कह लीजिए, ऑटोनॉमी प्रदान की गई, ताकि ये स्पेशल, या कह लीजिएगा अगर ये समझे कि कुछ डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण मामले, तो उसमें फैसले ले सकें। साथ ही एज फार एज इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 कंसर्न, इसमें जो बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना की गई। मैं फिर कह रहा हूं कि जब ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की हम बात करते हैं, तो इट इज ऑल अबाउट द काउंसिल या लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें यू नो प्रोविंस या प्रांत स्तर पर विधान परिषदों की स्थापना, उनको पावर देना, महत्वपूर्ण जो इम्फेसाइज कह लीजिए, या महत्वपूर्ण जो इनका ध्यान इस पर केंद्रित रहा। तो बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना भी कही गई, या प्रावधान इसमें इसका प्रावधान था, देयर वाज प्रोविजन फॉर द सेम, और जिसकी स्थापना क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में की गई। अगर आप उसको समझे, यानी कि मैं फिर से बोलूं कि बंगाल प्रांत की मैं बात करूं तो 1862, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत तो 1866, और पंजाब की मैं बात करूं तो 1897 में इन विशेष विधान परिषदों की स्थापना की गई। I hope so far we have discussed very important contents, or things are not difficult for you. You are listening to me carefully, और चीजों को बड़े सिस्टमेटिक ढंग से स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और प्लीज इस लेक्चर को बार बार सुनिए, गो थ्रू द लेक्चर अगेन एंड अगेन। कुछ चीजें होती हैं थोड़ा सा, कई बार जब हम कुछ इतिहास पास्ट की बात करते हैं तो में डेट वगैरह रटने की बात हो जाती है, तो थोड़ा सा उस वे में आपको उस चीज को दिमाग में, यू हैव टू कीप दोस थिंग इन योर माइंड, अगर इफ यू वांट टू स्कोर द गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशंस। साथ में थोड़ा सा इस एक्ट के बारे में आगे बात करते हैं कि इसमें जो वायसराय है, यानी कि इस एक्ट ने, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने वायसराय को परिषद में कामकाज के लिए अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियम और आदेश बनाने का अधिकार दिए। यानी कि वायसराय जो थे, जो, फिर वही चीज कहूंगा, जो इंडियन गवर्नर जनरल थे, जिनको वायसराय के नाम से संबोधित किया गया। और ऐसा कब हुआ, आपसे अगर कोई पूछे तो 1857 क्रांति के बाद, जब 1858 का एक्ट आया, 1858 का एक्ट आया, तो उसमें गवर्नर जनरल को वायसराय की संज्ञा दी गई। इस चीज को आप कभी भूलिएगा मत। तो कहना मैं चाह रहा हूं कि अब उसके हाथ में पावर आई वायसराय को, कि वो सुविधाजनक एज पर हिज कन्वीनियंस, जो भी कुछ कुछ काम काज है, कुछ कुछ एनीथिंग विच ही फील कि भैया अब उसमें उसको थोड़ा सा कुछ नियम या आदेश जारी करने हैं, अध्यादेश जारी करने हैं, तो उसको स्वतंत्रता थी कि अब वो कर पाए। ठीक है। और साथ में अगर मैं इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात इंक्लूड करूं कि 1859 में, 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई जो पोर्टफोलियो प्रणाली थी, तो उसको मान्यता दे दी गई, और जिसके तहत वायसराय की परिषद के सदस्यों को सरकार के एक या एक से अधिक विभागों का प्रभारी बनाया गया, और साथ ही उसे अपने विभागों के मामले पर परिषद की ओर से अंतिम आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, 1858 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरुआत की गई जो पोर्टफोलियो प्रणाली थी, उसको मान्यता दे दी गई इस एक्ट के द्वारा, इस काउंसिल एक्ट 1860 एक्ट के द्वारा। और इसके तहत जो वायसराय थे, वायसराय की जो काउंसिल थी, के सदस्यों को सरकार के एक या एक से अधिक डिपार्टमेंट्स या विभागों का प्रभारी बनाया गया, और उसने अपने विभाग के मामलों पर परिषद यानी कि उस काउंसिलिंग की ओर से अंतिम आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा, पोर्टफोलियो प्रणाली को भूलिएगा मत।
और इसने अगर मैं इस एक्ट की बात करूं तो इसने वायसराय को आपातकाल के दौरान, ये बात मैंने अभी बताई जब मैंने लेक्चर चालू किया, तो ये बात बड़े अच्छे से और बड़े इंपॉर्टेंट बोला मैंने, कंटेंट है थोड़ा सा, फिर इसको मैं आई एम गोइंग टू रिपीट द सेम, कि जो वायसराय है, अगर कुछ इमरजेंसीज आती है, फिर मैं कहूंगा उन इमरजेंसी को निपटारा करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल 1857 की क्रांति हुई क्योंकि बहुत सारी चीजों का निपटारा नहीं हो पाया था, लूप होल्स बहुत सारे थे, तो उस चीज को मेक ओवर करने के लिए, उस चीज मतलब इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन, तो जो वायसराय को आपातकाल यानी कि इमरजेंसी के दौरान, अब ये स्वतंत्रता थी, ये पावर थी कि विधान परिषद की सहमति के बिना वो अध्यादेश जारी करने का अधिकार रख सके। उसको अधिकार था ये कि विधान परिषद के बिना, सहमति के बिना वो कोई भी अध्यादेश, कोई भी कानून जारी कर सकता है। और हालांकि ये बात ठीक है स्पेशल केस में, बट इसकी अवधि जो है 6 महीने से ज्यादा नहीं होगी। इट विल नॉट गो बियॉन्ड 6 मंथ। तो ऐसे अध्यादेश की जो अवधि होगी वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होगी। फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा कि कुछ स्पेशल कंडीशन, सर्कमस्टांसिस या कुछ ऐसी इमरजेंसीज अगर होती हैं, तो उस दौरान जो वायसराय है वह बिना विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी कर सकता है। हालांकि ऐसे अध्यादेश की आई वुड से जो अवधि है, जो पीरियड है, वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So now we come to the very important part or aspect of the Indian Council Act, which is the major provisions of Indian Council Act 1861। यानी कि जो 1861 के जो मेजर आई वुड से प्रोविजंस थे या प्रावधान थे, उसकी चर्चा हम करेंगे। और थोड़ा सा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप इसको चाहो तो नोट भी कर सकते हो। आई हैव गॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट एज फार एज द प्रोविजंस ऑफ 1861 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इज कंसर्न। फिर से कह रहा हूं कि जो 1861 इंडियन काउंसिल का जो एक्ट था, उसके तहत जो मुख्य प्रावधान है, प्रोविजंस थे, उसको प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रोविजंस एज फार एज इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इज कंसर्न। ओके, तो नंबर वन आई वुड से आई विल गो वन बाय वन, कि जो बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी, उनको बहाल किया गया, कानूनी रूप से बहाल किया गया। और जैसे उनकी पावर को लेस किया गया था, अब उनको विकेंद्रीकरण की शुरुआत करी गई, यानी कि डिसेंट्रलाइज किया गया। और 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट था, इनको के द्वारा विशेष अधिकारों को जब रद्द किया गया था, 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट आया था, ठीक है, 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इनके जो कुछ मुख्य अधिकार थे, कुछ राइट्स थे, उस समय अबॉलिश किया गया था, मिटिगेट किया गया था, कम किया गया था। बट अब इस एक्ट के द्वारा, यानी कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी, नाम याद रखेगा, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को कुछ कानूनी अधिकार बहाल करके विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सम इंपॉर्टेंट लॉज डिसेंट्रलाइज की शुरुआत की गई, इनको कुछ अधिकार दिए गए और पावरफुल बनाया गया प्रेसिडेंसीज को। ना भारत में राज्य परिषद ने विधायी प्रक्रिया में जो भारतीय थे, भारत में, या आप इसको ऐसे कह सकते हो, भारत में जो राज्य परिषद ने विधायिकी प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करते हुए क्या किया कि भाई हाँ, वो शामिल होंगे तो जो प्रतिनिधित्व को, एक रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन की शुरुआत होगी। यानी कि जो भारत के अंदर विभिन्न प्रांत थे, उसके अंतर्गत जो विधायी प्रक्रिया थी, जो विधान परिषद की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर इस विधान परिषदों की शुरुआत की गई, ताकि उनके रिप्रेजेंटेटिव उस एरिया को रिप्रेजेंट कर सके। और कुछ भारतीयों को वायसराय की विस्तारित परिषद के गैर आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। समझ गए? तो कुछ भारतीय ऐसे भी थे, फॉर एग्जाम्पल इंडियंस थे, जो वायसराय हुआ करता था, जो उसकी एक्सटेंडेड या विस्तारित परिषद के गैर आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में, हालांकि ऑफिशियल नहीं थे, नॉन ऑफिशियल के रूप में रिप्रेजेंटेटिव, तो उन्हें नियुक्त किया गया था। जैसे कि मैं आपको बता भी रहा था कि 1858 के एक्ट के बाद बहुत सारे इंडियंस को भी अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो जो ब्रिटिश सरकार में पोस्ट को हायर कर सके या उसको गेन कर सके, अक्वायर कर सके। तो लेकिन अब अगर हम बात करें स्पेशली इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की, तो वायसराय के हाथ में चीज थी कि कुछ भारतीयों को वो चुने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, बट वो फॉर्मल ना हो, इनफॉर्मल हो, यानी कि वो एक गैर आधिकारिक रूप में उस चीज को सेलेक्ट करे, या गैर आधिकारिक रूप में वो रिप्रेजेंटेटिव कहलाए। ठीक है। और पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव और बनारस के राजा, तीन भारतीय थे जिन्हें चुना गया था। ये मैं बात अभी आपको पहले बता चुका हूँ। चीजों को थोड़ा मैं रिपीट भी करता रहता हूँ बार बार,
ताकि आपके दिमाग में वो रहे और आपको भूले ना। कभी कभी किसी भी चीज को हम अगर कई बार रिपीट करते हैं, और ये बहुत बड़ा इसके पीछे लॉजिकल रीजन है या साइकोलॉजिकल रीजन है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कोई ऑप्शन आए किसी क्वेश्चन के मतलब एनी क्वेश्चन विच हैज गॉट ऑप्शंस, माइट बी पॉसिबल 4 और 5 ऑप्शंस, और अगर आपने किसी बात को बहुत ध्यान से सुना है तो ऑटोमेटिकली आपका जो हाथ है वो उस सही ऑप्शन की तरफ चला जाएगा। क्योंकि जो नॉलेज है बच्चों, वो आपको मैं बताता हूँ कई बार कि वो अचेतन मन में स्टोर हो जाती हैं, और ऑटोमेटिकली फिर आपने अगर बात को ध्यान से सुना है तो वो आप उसको आंसर कर पाते हो, आपको सेलेक्ट कर पाते हो। इसलिए कहता हूँ कि प्लीज 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 लेक्चर में जो मेन चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं या डेट है या कुछ नाम है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से सुना कीजिएगा आप लोग। और पहली बार आगे चलते हैं कि पहली बार फर्स्ट टाइम ये हुआ कि वायसराय को आपातकाल के दौरान नियम बनाने का अधिकार दिया गया। तो जो वायसराय थे, ये पहली बार हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंतर्गत, कि अब जो भारत के अंदर जो ब्रिटिश वायसराय थे, जो जो सॉरी गवर्नर जनरल का जो नाम बदलकर वायसराय रखा गया था, तो वो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 कि इमरजेंसी में अब वो नियम और कानून बना सकें, यानी कि उन्हें नियम बनाने का, रूल्स बनाने का अधिकार दिया गया वायसराय को। ठीक है। वायसराय को व्यवसायिक नियम बनाने का भी अधिकार दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, तो वायसराय को ये भी कुछ नियम या अधिकार या राइट्स दिए गए कि ही कुड मेक सम लॉज which are based on the some occupational kind of things. Are you getting my point? Please keep on noting these things. Please keep on making notes if you think these are the points which might be helpful for you for your exams. और लॉर्ड कैनिंग, फिर मैं बताया कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा रिप्रेजेंट हुआ था बेसिकली द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 वाज रिप्रेजेंटेड बाय लॉर्ड कैनिंग। तो इनके द्वारा जो स्थापित जो कंसेप्ट था पोर्टफोलियो का या पोर्टफोलियो जो सिस्टम था, तो भारत के कैबिनेट प्रशासन के लिए आधार तैयार किया। ठीक है, किसने? पोर्टफोलियो प्रणाली ने भारत का जो कैबिनेट प्रशासन था उसके लिए बेस बनाया, आधार तैयार किया, जिसमें सरकार के प्रत्येक घटक को उसके प्रबंधन के लिए एक औपचारिक प्रमुख और प्रवक्ता मिला। यानी कि ये जो कैबिनेट प्रणाली की सॉरी लॉर्ड कैनिंग द्वारा जो सजेस्टेड पोर्टफोलियो जो सिस्टम था, जो पोर्टफोलियो प्रणाली थी, वो भारत के कैबिनेट प्रशासन के लिए बेसिकली उसके लिए एक आधार तैयार किया, और इसके एवज में सरकार के प्रत्येक घटक को उसके प्रबंधन के लिए एक औपचारिक प्रमुख और प्रवक्ता मिला, रिप्रेजेंटेटिव मिला। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें बेसिकली पंजाब बंगाल के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना की गई। दूसरी ओर भारत सरकार अधिनियम 1861 की अगर बात करें, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गठित जो विधान परिषद के पास कोई वास्तविक शक्ति तो थी नहीं, बट हाँ, सरकार की पूर्व सहमति के बिना परिषदें महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस करने में असमर्थ थी। इनके पास कोई वित्तीय विचार थे नहीं, ऐसा लगता था जैसे उनके पास कोई बजट नियंत्रण नहीं है। हालांकि वही बात है, थोड़ा सा नेगेटिविटी में हम चले गए, ठीक है। तो ये तो देखो सीधी सी बात है कि पूरा कंट्रोल ब्रिटिश अपने हाथ में रखना चाहते थे। उन्होंने हालांकि इस ओर बहुत ध्यान दिया और स्वतंत्रता दी या उस चीज को थोड़ा एक्सटेंड किया, पावर दी या डिसीजन मेकिंग पावर में इन्वॉल्व किया, भारतीयों की भी राय मशवरे को उन्होंने इंक्लूड किया। बट डिस्पाइट ऑफ दैट, कहीं ना कहीं वो ये चाहते थे कि जो एक्चुअल में जो पावर है, जो एक्चुअल में सत्ता है, ठीक है, जो एक्चुअल में जो शासन की बागडोर है, वो उनके हाथ में रहे। इस चीज पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ये फिर वही चीज कहूंगा, बड़ी स्टूड काइंड ऑफ पॉलिसीज थी, या दे वर वेरी मच स्टूड, क्योंकि वो हमारे पर रूल करना चाहते थे और उनको हमारी नब्ज मिल चुकी थी, उन्होंने हमारी नब्ज पकड़ ली थी। तो उसी तरीके से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वो अपना रहे थे। ठीक है, उन्होंने चीजों को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाया, चीजों को थोड़ी सी चीजों में फ्लेक्सिबिलिटी दी, कुछ अपॉर्चुनिटीज दी, कुछ रास्ते खोले, कुछ नए वैकेंसी वगैरह जनरेट करी। बट कहीं ना कहीं अभी भी जो अच्छी और हायर जो पोस्ट थी, उसमें जो हायर होते थे वो इन्हीं के लोग या ब्रिटिश, देवर ब्रिटिश, और उसमें इंडियन गवर्नमेंट की पोस्ट उतनी, आई वुड से दैट व्हाइट कॉलर जॉब्स में दे हैव नेवर बीन अडॉप्टेड। ठीक है। और हालांकि लेट्स टॉक अबाउट इन द एंड ऑफ दिस सेशन व्हाट आर द मेजर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। वी विल डिस्कस सम मेजर इफेक्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस of Indian Council Act 1861. Otherwise, rest of the things I'll be discussing in my next lecture. The session will become lengthy and then your interest level will come down. I am aware of that. So last में थोड़ा सा please pay attention to my words what I'm going to explain. कि ये जो एक्ट था, इंडियन काउंसिल एक्ट था, उसमें क्या हुआ कि इस अधिनियम से विधायी प्रणाली में कुछ परिवर्तन लाने में मदद हुई। जैसे मैं बता रहा था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की मैं बात कर रहा था, उसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सके, चेंजेस ला सके, उन्हें विस्तारित किया गया, उन्हें पावर दी गई।
ठीक है, उन्हें ह्यूमन रिसोर्सेस मिले, तो चीजें थोड़ी सी एक्सटेंडेड हुई, फ्लेक्सिबल हुई, और आई वुड से दैट रिजिडनेस थोड़ा सा इट हैज कम डाउन, और डिसेंट्रलाइज्ड हुआ, चीजें थोड़ी सी डिसेंट्रलाइज्ड हुई। और भारतीयों की भागीदारी से देश में नई संभावना आशा पति लोगों को लगने लगा, हालांकि फिर वे कहूंगा इनकी मंशा नहीं थी, ये तो किसी और पर्पज से भारतीयों को इन्वॉल्व कर रहे थे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आई समाज में कि अगर हम इंडियंस को या उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन को, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे तो इससे नई संभावनाएं और आशाएं पैदा होंगी। नो डाउट अबाउट दैट, बट एक्चुअल में फिर वही चीज कहूंगा, इनकी जो सोच थी वो हम पर शासन करने की थी, ना कि हमारे साथ कंधे पे कंधा मिलाने की थी। आपको पहले पता ही, व्यापार करने की दृष्टि से भारत में इन्होंने कदम रखा था, व्यापार करने आए थे, बट किस तरह से इन्होंने अपने राजनीतिक पैर पसारे और हम पर ही शासन या रूल करना आरंभ कर दिया था। और विभागों का विभाजन, कार्यप्रणाली में सुधार लाने का संगठित तरीका था, जो डिपार्टमेंट थे उनका विभाजन किया गया, यू नो डिसेंट्रलाइज किया गया डिपार्टमेंट्स को, तो वो भी कहीं ना कहीं, अगर इनकी जो कार्यप्रणाली थी, जो व्यवस्था थी, जो शासन था, उसको एक तरीके से सुधार लाने का या संगठित करने का एक तरीका था। यद्यपि मैं फिर कहूंगा, आई वुड से दैट इसने जो भारतीय जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे, उसको प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया, बट लेकिन इस समावेशन से कोई बड़ा या मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिला। ठीक है, जो इस एक्ट की मैं बात करूं, 1861 के एक्ट की बात करूं, जो रिप्रेजेंटेटिव थे इंडियन, उन्हें थोड़ा सा मोटिवेशन मिला, बट इससे कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिले, कोई सत्ता में मेजर परिवर्तन नहीं देखने को मिला। बट परिवर्तनों के बावजूद अंतिम शासन, आई वुड से, जो शक्ति है, जो पावर है, वो गवर्नर जनरल के पास ही रही। इसमें के लिए इसमें कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ, यानी कि फिर वही चीज कहूंगा कि वायसराय जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन का, एक्चुअल में पावर उसी के हाथ में थी। डायरेक्ट रिपोर्टिंग कह लीजिए, आप कह लीजिएगा, वो he used to disseminate all the information, valuable information to the ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो अभी भी वायसराय की जो पोस्ट थी वो अबव ऑल थी, और उसमें कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरह से हमने इस एक्ट को, इंडियन काउंसिल एक्ट को अच्छे से, वी हैव गॉन थ्रू ऑल द कंटेंट्स, और वी हैव फिनिश्ड द एंटायर सेशन इनटू टू पार्ट्स, पार्ट वन एंड पार्ट टू। इफ यू वांट टू go through the complete session of, yeah, complete knowledge, if you want to have the complete knowledge about Indian Council Act, you can go through both the lectures which have been given by me, and I have explained in such a way that there will not be any kind of difficulty in making your concept clear. Or Indian Council Act 1861, no doubt, is an important topic, and I hope you would have enjoyed the entire session. Or I would say that I'll see you again in my next lecture. And please, this way we come to the end of today's session. Thank you very much for being part of, rather I would say, valuable part of this session, today's session. और सभी का धन्यवाद। सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप एंजॉयिंग, एंड थैंक यू वेरी मच। प्रणाम, शुक्रिया, सभी का धन्यवाद।